नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 5 नवंबर 2022 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सैटरडे है, हिंदू में तो एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है रिमोट वोटिंग से संबंधित, लेकिन इसके अलावा 2 और मुख्य आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे अलग अलग न्यूज़पेपर से। एक तो देखो टाइम्स ऑफ इंडिया से। टाइम्स ऑफ इंडिया से जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो पाकिस्तान में चल रहे उथल पुथल यानी पॉलिटिकल वायलेंस से संबंधित है। सुना होगा ना आपने कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पे गोली चल गई। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ओटीटी वर्सेस टेलीकॉम कंपनीज की डिबेट से संबंधित। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल रिमोट वोटिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत के डिस्कशन में ना एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। मान लीजिए आपके राज्य में इलेक्शन होने वाले हैं, आप हिमाचल प्रदेश से हो या फिर आप गुजरात से हो। अब आपके बूथ का नाम है 76, नंबर है 76। आप मुझे एक बात बताइए, आप ही के आसपास आपका कोई पड़ोसी है जो यहीं पर इसी एरिया में रजिस्टर्ड है, वो मौजूद नहीं है अभी, वो क्या वो बिना जाए भी अपना वोट रजिस्टर करवा सकता है? यानी बिना बूथ जाए वो पर्सन क्या अपना वोट दे सकता है? बताइए हाँ या ना। इसका आंसर देखो वैसे तो यस है। कुछ लिमिटेड सिचुएशन में ही, लिमिटेड सर्कमस्टांसिस में ही, लिमिटेड कंडीशंस के साथ वो बिना जाए, बिना बूथ में एंटर करे अपना वोट दे सकता है। जैसे देखो, या तो वो आर्म्ड फोर्सेस में हो, फॉर एग्जांपल आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में हो, तो वो पोस्टल बैलेट अपना दे सकता है, यानी पोस्ट से अपना वोट भेज सकता है। नेक्स्ट, वोटर ऑन इलेक्शन ड्यूटी। मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, उसकी इलेक्शन ड्यूटी लगी है, किसी और एरिया में वो इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है, तो वो पर्सन भी पोस्टल बैलेट से अपना वोट दे सकता है। नेक्स्ट है वोटर्स अबव 80 ईयर्स ऑफ एज और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। अब जैसे देखो कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, वो बूथ के अंदर जा ही नहीं सकता बिल्कुल भी, तो वो किसी और पर्सन को साथ ले जा सकता है और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के बोलने पर दूसरा पर्सन जो साथ गया होगा वो मशीन पर, ईवीएम पर बटन दबा सकता है। सबसे लास्ट में वोटर्स अंडर प्रिवेंशन डिटेंशन। तो अभी सिर्फ इन्हीं कंडीशंस में वोट दिया जा सकता है रिमोटली। लेकिन देखो बहुत सारे एनआरआई हैं, क्योंकि हमारा जो देश है, अभी देश की पॉपुलेशन बढ़ के हो गई है 135 करोड़। और आपको भी पता है डायस्पोरा इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग है। डायस्पोरा मतलब इंडियन ओरिजिन के लोग जो दूसरे देशों में रहते हैं, उनको भी इंडिया से प्यार है, वो भी वोट देना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है, स्पेशली देखो अगर कोई एनआरआई या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्पेशल फ्लाइट पकड़ के इंडिया में आता है तो वोट देना काफ़ी महंगा पड़ता है। इसलिए सारे जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, जो इंडिया में एज ए वोटर रजिस्टर्ड हैं, वो वोट देने के लिए आते नहीं हैं इलेक्शंस में। एक डेटा है, जैसे 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में 99,844 ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड थे एज ए वोटर हमारे देश की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। लेकिन कितने लोग वोट देने आए? सिर्फ 25,606। बात वही है ना, उनके लिए डिसइंसेंटिव है, महंगा पड़ता है कि वो यहाँ पर आए वोट देने के लिए। तो अगर इनके लिए कोई रिमोट वोटिंग का प्रोविजन कर दिया जाता है ना, तो कितना अच्छा होगा। वो भी अपना वोट दे सकेंगे, हमारे देश की डेमोक्रेसी और ज़्यादा मजबूत होगी। उनको भी एहसास होगा कि हम भी देश की डेमोक्रेसी का पार्ट है, वो देश से और ज़्यादा अफेक्शन फील करेंगे, देश के नज़दीक फील करेंगे। 2014 में देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी। काम दिया गया था इस कमेटी को कि आप तरीके खोजिए कैसे ओवरसीज जो वोटर्स हैं वो वोटिंग कर सकते हैं। मतलब एक सॉल्यूशन तो आपको पता लग गया, पोस्टल बैलेट वाला, कि वो लिख कर भेज दें कि किसको उन्हें वोट देना है। पोस्टल बैलेट, जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है ना, ईवीएम की कैलकुलेशन से पहले पोस्टल बैलेट से जो वोट मिले होते हैं ना, उनको काउंट किया जाता है, लिख के सिंपल दे दिया जाता है। दूसरा हो सकता है सॉल्यूशन प्रोक्सी वोटिंग। प्रोक्सी वोटिंग मतलब जैसे 2 पर्सन हैं, रमेश और सुरेश। रमेश का वोट बूथ नंबर 76 पर है। आपको लगा होगा सर आपके दिमाग में 76 ही क्यों आया? क्योंकि मेरे बूथ का नंबर एक्चुअली 76 है, इसलिए 76 याद आया।
तो रमेश मान लीजिए 76 बूथ पे नहीं है, तो रमेश ने सुरेश को प्रोक्सी बोल दिया कि हाँ भाई आप मेरा वोट दे दीजिए। जैसे क्लास में हम प्रोक्सी नहीं लगाते, आज सुनील क्लास में नहीं आया तो जब टीचर अटेंडेंस ले रहा है तो महेश ने बोल दिया यस सर, प्रेजेंट सर, और टीचर आवाज नहीं पकड़ सका। तो उसी प्रकार से प्रोक्सी वोटिंग में भी एनआरआई इंडिया में नहीं आएंगे, उनकी जगह कोई और वोट दे देगा। फर्क इतना है, इलेक्शन कमीशन उन्हें खुद इजाजत देगा, टीचर वाले केस में नहीं कि हाँ टीचर पकड़ नहीं इसका आवाज को, और महेश सुनील दोनों का जो अटेंडेंस है वो रजिस्टर हो गई। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं, इलेक्शन कमीशन खुद इजाजत दे रहा है, कोई बात नहीं आप आ नहीं सकते, आप प्रोक्सी वोटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो अपना वोट रजिस्टर करवाने के लिए। तो कमेटी ने यह कहा था 2014 में कि प्रोक्सी वोटिंग सबसे बेस्ट है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसमें भी देखो पॉलिटिक्स हो जाती है। पॉलिटिक्स जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के वोटर ज़्यादा हैं विदेशों में, अगर प्रोक्सी वोटिंग का कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया जाता है तो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होगा। तो इससे संबंधित ना बिल पास हुआ था 16th लोकसभा में। 16th लोकसभा 2014 से लेकर 19 के बीच में एक्टिव थी, लेकिन ये बिल फाइनली पास नहीं हो, उसका लैप्स कर गया। 2020 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि भैया आप एनआरआईज को कम से कम परमिट कर दीजिए कि वो पोस्टल बैलेट से अपना वोट दे सकें। प्रोक्सी वोटिंग से आप नहीं चाहते, मतलब आप नहीं चाहते कि एनआरआई की जगह कोई दूसरा वोट दे, तो कम से कम आप उन्हें इजाजत दे दीजिए ना। सर्विस वोटर्स की तरह, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके पर्सनल को मौका मिलता है, वो ड्यूटी पर हैं पोस्टल बैलेट से वोट देने का, तो एनआरआई को भी पोस्टल बैलेट से वोट देने दिया जाए, ये कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को। अगर हम देखो बिल्कुल स्पेसिफिकली बात करें कि सर्विस वोटर्स के द्वारा जिन मेथड्स से वोटिंग की जाती है उस मेथड का नाम क्या है, ETPBS, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। इसमें क्या होता है, सर्विस वोटर्स, फॉर एग्जांपल आर्मी में है कोई पर्सनल, वो ये ETPB यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट डाउनलोड कर सकता है, अपनी चॉइस फिल कर सकता है और उसे भेज सकता है रिटर्निंग ऑफिसर के पास जो कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो जब डिस्कशन चलती है ना रिमोट वोटिंग की, तो एक क्वेश्चन ये भी उठता है, क्या जो इंटरनल माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए रिमोट वोटिंग का? क्योंकि एनआरआई को मौका मिलता है तो इंटरनल माइग्रेंट वर्कर्स, फॉर एग्जांपल कोई अभी गुजरात का है लेकिन महाराष्ट्र में रह रहा है, वो नहीं आ सकता, तो क्या उसे भी पोस्टल बैलेट से वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? पैमाना क्या है? जो देश से बाहर गया हुआ है क्या सिर्फ उसको मिलना चाहिए? क्या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गया हुआ है उसको पोस्टल बैलेट से वोट करने का मौका नहीं मिलना चाहिए? देखो कई सारे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो अपने ओवरसीज सिटीजन्स को अलाउ करते हैं वोट देने का, लेकिन आपको भी पता है इंडिया ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, तो इंडिया का डायस्पोरा जितना स्ट्रॉन्ग है उतना स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा किसी और देश का नहीं है। तो इंडिया को कोई कॉन्क्रीट मैकेनिज्म ढूंढना होगा। बाकी देशों में सिचुएशन अलग है, हमारे देश में सिचुएशन अलग है। अब यूएसए का डायस्पोरा देखो कितना वीक होगा, सोच के देखिए यूएसए के कितने लोग होंगे इंडिया में जो रह रहे होंगे बिल्कुल नेग्लिजिबल, जबकि इंडिया के लोग फिलहाल यूएसए में कितने रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो पोस्टल बैलेट का सिस्टम अगर फॉलो किया जाता है तो प्रॉपर रूल्स के साथ किया जाए और ये डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाला निर्णय होगा, डिसीजन होगा। चलते हैं आगे। इसके बाद एक जो डिबेट चलती है टेलीकॉम कंपनीज और ओटीटी के बीच में, ओटीटी में देखो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम ये तो आते ही हैं। इसके अलावा जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप जिससे आप कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, वो सब भी ओटीटी कम्युनिकेशन में आते हैं। अब ना जैसे 5G आ रहा है, आपको पता है सरकार 5G के लिए स्पेक्ट्रम सेल कर रही है, लीज पर दे रही है, ये भी आपको पता है, लाइसेंसिंग दे रही है, इससे सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है। तो वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, एयरटेल जैसी कंपनीज जो हैं वो लाइसेंस लेती हैं सरकार से, प्रॉपर बीडिंग होती है, ऑक्शनिंग होती है और उसके बाद ये कंपनीज ऑपरेट करती हैं। अब इन कंपनीज का कहना है, टेलीकॉम कंपनीज का, कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हम लाइसेंस लेते हैं, लाइसेंस के लिए पैसा देते हैं, नेटवर्क इस्टाब्लिश करते हैं, टावर्स इस्टाब्लिश करते हैं और इसके लिए हमारा बहुत सारा पैसा चला जाता है। लेकिन ये ओटीटी कम्युनिकेशन वाले क्या करते हैं? व्हाट्सएप ने क्या किया,
हमारे नेटवर्क का इस्तेमाल किया और इंटरनेट से कॉल इस्टाब्लिश हो गई, तो इन पे भी वही रूल लागू होने चाहिए जो हम पे हो रहे हैं। सेम सर्विस, सेम रूल, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। मतलब व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये भी वॉइस कॉल करवा रहे हैं, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं वॉइस के माध्यम से, और टेलीकॉम कंपनीज एयरटेल वो भी यही काम कर रहे हैं। तो उनके लिए अलग रूल क्यों, हमारे लिए अलग रूल क्यों, ऐसा क्यों? आप बताइए, क्या दोनों के लिए सेम रूल होने चाहिए? देखो, कम से कम ये जो राइटर है ना, वो तो इस बात से सेटिस्फाई नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, ओटीटी वालों के लिए रूल्स अलग होने चाहिए क्योंकि उनका काम अलग है। वो एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि देखो, टेलीकॉम कंपनीज आर लाइक पाइप, और पाइप के अंदर क्या होता है? वाटर। तो ओटीटी कंपनीज आर लाइक वाटर, समझ गए? तो टेलीकॉम कंपनीज का ये कहना, हमारी वजह से ही ये ओटीटी कंपनीज चल पाती हैं, अगर हम नहीं होंगे तो ये कंपनीज नहीं चलेंगी। मतलब रिलायंस जियो अगर नहीं होगा तो फिर क्या बाकी जो एप्लीकेशंस हैं वो चल पाएंगी? नहीं। मतलब ऐसा बोलना है टेलीकॉम कंपनीज का। बट राइटर का कहना है, देखो, अगर हमने बात की अभी एग्जाम्पल की, तो टेलीकॉम कंपनीज पाइप हैं और पाइप के अंदर पानी आता है, वो है ओटीटी, यानी कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ना तो पाइप की कोई इंपॉर्टेंस है पानी के बिना, और पानी के बिना पाइप भी नहीं पाइप की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अगर घर में पानी आना हो तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। उसी प्रकार से टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर ओटीटी वाले डिपेंडेंट हैं, और ओटीटी के आने से टेलीकॉम कंपनीज को भी बहुत फायदा हुआ है। सिर्फ माना कि देखो वॉइस कॉल कम होना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन इतना ज्यादा जो आपका डेटा इस्तेमाल होता है उससे भी तो आप पैसे कमाते हो ना। डेटा का इतने सारे पैक्स हैं, कोविड आया एकदम से तो आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। रिलायंस जियो, इनका इतना सारा डेटा कंज्यूम होने लगा, लेकिन एप्लीकेशंस तो वही यूज हुई ना, व्हाट्सएप, गूगल मीट, जूम मीटिंग। तो अगर ये सारी एप्लीकेशंस नहीं होती तो आपको कमाई कैसे होती, आपका इतना सारा डेटा कंजप्शन कैसे होता? तो दोनों ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के बिना रह सकता है। ये दावा करना कि हम सुपीरियर हैं, हमारे बिना उनका कोई औकात नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, ये कहना गलत होगा। दोनों को आप सेम ढंग से ट्रीट नहीं कर सकते हो। राइटर एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे देखो, ये बोलना कि दोनों को सेम ट्रीट किया जाए, सेम सर्विस, सेम रूल होने चाहिए, ये तो वही बात होगी रोड पे ना, जैसे 4 पहियों की गाड़ी है, एक तो कार है, एक बैलगाड़ी है, या फिर ऊंट की गाड़ी है, ऊंट चला रहा है 4 पहियों की गाड़ी को। तो आप बताइए, क्या आप दोनों को सेम ट्रीट करोगे? कार को और बैलगाड़ी को क्या आप सेम ट्रीट करोगे? नहीं। यही राइटर बोलना चाहते हैं। राइटर कहना चाहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और ट्राई के अनुसार ओटीटी जो हैं वो एप्लीकेशन लेयर हैं, और टेलीकॉम्स कंपनीज ये ऑपरेट करती हैं नेटवर्क लेयर में। दोनों का काम अलग अलग है। चूंकि देखो दोनों का काम अलग अलग है तो दोनों पे सेम रेगुलेशन नहीं लग सकता, अलग अलग रेगुलेशन होना चाहिए। और ये कहना कि ओटीटी कंपनीज के ऊपर तो बिल्कुल भी रेगुलेशन है ही नहीं, ये कहना देखो गलत है। ओटीटी के ऊपर आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आईटी रूल्स 2021, इसके साथ साथ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सब का रेगुलेशन है। और जो इक्वालिटी की बात की जाती है ना, हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 14 में इक्वालिटी की बात की गई है। बात यह है ना, दोनों इक्वल है नहीं। ओटीटी और टेलीकॉम कंपनीज दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों को सेम कैसे ट्रीट किया जा सकता है? यह पॉइंट राइटर बार बार रेज करते हैं। सबसे लास्ट में टेलीकॉम कंपनीज का एक कंसर्न एड्रेस करने की कोशिश की जाती है कि वॉइस कॉल पहले सारी हमसे होती थी, अब व्हाट्सएप और टेलीग्राम से होती है, तो हमारा रेवेन्यू सोर्स कम हो रहा है। राइटर कहते हैं, देखो आज का जो मेन रेवेन्यू सोर्स है ना, वो डेटा है। तो आपका डेटा कंजम्पशन तो इंक्रीज हुआ है ना, यहां से आपका रेवेन्यू पोटेंशियल बढ़ गया है, और वॉइस ट्रैफिक कम हुआ है, मानते हैं नुकसान हुआ है, लेकिन डेटा से रेवेन्यू पोटेंशियल बढ़ गया है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ उन पे भी लाइसेंस लगाइए, उन पे भी सेम रेगुलेशन कीजिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ओटीटी और टेलीकॉम कंपनीज के कंपैरिजन से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से संबंधित है। पाकिस्तान में देखो बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रहा है, आपने अभी तक सुन ही लिया होगा।
पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो एक मार्च कर रहे थे पाकिस्तान की राजधानी तक, इस्लामाबाद तक। वजीराबाद जो लाहौर के पास है, वहाँ पर उन पर फायरिंग हुई और वो मामूली रूप से घायल भी हो गए। मतलब कहा यह जा रहा है उनके पैर पर गोली लगी और इस घटना में एक पर्सन घायल हो गया, मतलब एक पर्सन की डेथ हो गई। अब देखो, जिस पर्सन ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गोलियां चलाई, उसका तो ये कहना है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लोगों को ना मिसलीड कर रहे हैं, इस वजह से मैंने गोलियां चलाई, उनको मारने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का ये कहना है, इस पूरी कंस्पिरेसी में, यानी मेरे को मारने की जो कंस्पिरेसी थी, इसमें 3 लोग शामिल हैं। एक प्रधानमंत्री जो उनके शहबाज शरीफ हैं, दूसरे नंबर पे इंटीरियर मिनिस्टर और तीसरे नंबर पे एक आर्मी के जनरल। मतलब सीधा सीधा आर्मी पे निशाना लगा लिया है इमरान खान ने। और ऐसा नहीं अभी स्टार्ट हुआ ये। देखो, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद पर उनका चुनाव हुआ था ना, तो उस समय बहुत से लोगों ने कहा कि उनके ऊपर पाकिस्तान की आर्मी का हाथ है, वो इलेक्टेड प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं, मतलब सिलेक्ट किया है उन्हें आर्मी के द्वारा। लेकिन देखो, 3 साल तक तो उन्होंने आर्मी की मानी। अभी तक पाकिस्तान में ना कन्वेंशन ये चली आ रही है, अनकही कन्वेंशन, कि सोशल इश्यूज और इकोनॉमिक इश्यूज को पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप संभालेगी, यानी इलेक्टेड लीडर संभालेंगे, और सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी संबंधित मामलों को संभाला जाएगा आर्मी के द्वारा। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी डर दिखाती है इंडिया का कि देखो इंडिया से हमें खतरा है, तो उनकी वीटो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी संबंधित मैटर्स पर। लेकिन देखो, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने ना ये कन्वेंशन को चेंज कर दिया। 3 साल तक तो वो चुपचाप रहे, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी में दखलंदाजी उन्होंने स्टार्ट कर दी, वो रशिया की यात्रा पर गए, यूएसए को उन्होंने नाराज कर दिया। तो पाकिस्तान की आर्मी से नाराज हो गई कि हमने इतने मुश्किल से डेलिकेट बैलेंस इस्टेब्लिश करके रखा है, सबके साथ अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश करके रखे हैं, यूएस के साथ, चाइना के साथ, लेकिन आपने उन रिलेशंस को बिगाड़ दिया, आपने यूएसए के साथ रिलेशंस को बिगाड़ दिया, समझ रहे हो? तो दोनों के बीच में रिलेशंस खराब हो गए। पाकिस्तान रिलेशंस जब खराब हो गए तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ नो वोट कॉन्फिडेंस आया पार्लियामेंट में और वो पास हो गया, वो प्रधानमंत्री के पद से हट गए। लेकिन उसके बाद से ही ना वो सड़कों पर हैं, वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएं। अब आर्मी उन्हें पसंद नहीं करती, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में अच्छी खासी है। अब उनके समर्थक जो हैं वो पाकिस्तान की आर्मी को सोशल मीडिया पर गाली देने लगे हैं। मतलब ऐसे ऐसे ट्वीट और ऐसी ऐसी पोस्ट वायरल हो रही हैं पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट। तो देखो, ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगी कि पाकिस्तान एक सिविल वार की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो तो एक भारी भरकम वर्ड है, लेकिन पॉलिटिकल वायलेंस काफ़ी ज़्यादा आगे हो सकता है पाकिस्तान में। ये तो देखो निश्चित है, मतलब होना ही है, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे आगे जाएंगे इस्लामाबाद में, वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में जैसे ही मुझे छुट्टी मिलेगी मैं अपना मार्च कंटिन्यू करूंगा, तो और ज़्यादा वायलेंस हो सकता है। ये पाकिस्तान की आर्मी के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ है। ऑलरेडी देखो, उन पर एक आरोप लग रहा है, एक पत्रकार जो पाकिस्तान से भाग गया था क्योंकि उनको जान को खतरा था, वो कीनिया में गया, अरशद नाम का वो पत्रकार था। और कीनिया में ना, ये देखो, अरशद शरीफ नाम का पत्रकार जो पाकिस्तान से भाग के कीनिया में चला गया था, उनकी जान को खतरा था, कीनिया में भी उनको मार दिया गया। अब आरोप लग रहा है पाकिस्तान की आर्मी आईएसआई के ऊपर। इसके अगेंस्ट पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई और उसमें कहा कि हमने इस पत्रकार को नहीं मरवाया। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हो, आपका क्या लेना देना, कोई भी आरोप लगे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान की आर्मी भी ना इस पूरी पॉलिटिक्स में एक स्टेक होल्डर बन के इमर्ज हो रही है, जो पहले मतलब जो पावर वो एक्सरसाइज करती थी ना चोरी छुप के, लेकिन अब जनता को एहसास हो गया कि हाँ, आर्मी भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह एक्ट कर रही है। तो फ्यूचर में अब क्या होगा, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं बाजवा, वो रिटायर होने वाले हैं इसी नवंबर में। उनके अगले जो सक्सेसर हैं उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी और इलेक्शन भी होंगे। उस समय अगर इलेक्शन में उन्होंने कुछ ऐसा दिखने दिया जनता को कि हाँ, पाकिस्तान की आर्मी इमरान खान के अगेंस्ट है, जो शरीफ हैं, ब्रदर्स हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, इनके साथ हैं, तो लोग कैसे एक्ट करेंगे, क्या लोग सड़कों पर आएंगे, बहुत सारी चीज़ें देखने वाली होंगी पाकिस्तान में आने वाले दिनों में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, थोड़ा सा हमने जाना कि पाकिस्तान में फिलहाल क्या सिचुएशन है, क्या कुछ चल रहा है। तो आज की हमारी डिस्कशन में इतना ही है। आज 3 इश्यूज़ को हमने डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।